Welcome students. Today we will study the fourth chapter of your book, Our Environment. The chapter name is Air. This is your fourth chapter. Dear students, today we will cover this chapter from exam point of view. हम काफ़ी जल्दी कवर करेंगे इस चैप्टर को. हवा, एयर क्या होती है, वाई एयर इज नेसेसरी फॉर अस, हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस कितनी हैं, ये आज हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे. Dear students, our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. अगर आपको atmosphere की definition लिखनी हो तो आप लिखेंगे our earth is surrounded by a huge blanket of air which is called atmosphere. Okay, this blanket of air is called atmosphere. हमारी पृथ्वी के चारों ओर, है ना, एक परत जैसी है, ब्लैंकेट ऑफ एयर है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम कोई भी जिंदा धरती पर नहीं रहते. जैसे यहाँ पर लिखा है we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. है ना, तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सूर्य की किरणों से हम एकदम से जिंदा ही जल जाते और रात को तो जम ही जाते. सो ये एटमॉस्फेयर ही है जिसके कारण पृथ्वी रहने योग्य है. अब बच्चों हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस कितनी हैं. आप इस सर्कल में देख रहे हैं, इस सर्कल को हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट भी कहते हैं. ठीक है, सर्कल का एरिया टोटल कितना है, ये 360 डिग्री. और इसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सी गैस की है, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट 78% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर. ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन गैस 0.93 और ऑल अदर गैसेस कितनी है, 0.04. ये काफ़ी कम मात्रा में होती है एटमॉस्फेयर में. स्टूडेंट, जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हम कुछ हिस्सा नाइट्रोजन का भी इनहेल कर लेते हैं. ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, और ऐसे हम इनहेल कौन सी गैस करते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीजन, है ना, ह्यूमन बींग्स. प्लांट्स नीड नाइट्रोजन. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होती है ना. इधर यहाँ पे एक साइड में बॉक्स दिख रहा है, डू यू नो. सो यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है. ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ये आपको लर्न करना भी है. ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती हैं, तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ती जा रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, ड्यू टू कार फ्यूम्स, फैक्ट्री स्मोक्स. इसकी वजह से हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है और ये एटमॉस्फेयर में ट्रैप होती जाती है. तो इसकी वजह से ही क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग. So global warming is very important concept. What is this global warming? This rise in the temperature. Global warming is simply the rise in the temperature of the Earth's atmosphere, Earth's surface. Okay. This rise in temperature causes the snow in coldest parts of the world to मेल्ट. तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की ही वजह से. सी लेवल भी राइज हो रहे हैं, कोस्टल फ्लडिंग हो रही है, ये सारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही ये परेशानियां हमें देखनी पड़ रही हैं. तो एक और बड़ी चीज़ जो हो रही है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है, ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना. तो प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब लुप्त हो रहे हैं. ये कुछ पेड़ हैं या कुछ पंछी या जीव जंतुओं की जो जातियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि उनके रहने योग्य जो एटमॉस्फेयर था वो नहीं है हम धरती पर, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट बढ़ती जा रही है. चलिए आगे चलते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे. सो ये बच्चों आपको पता है कि बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, है ना. नाइट्रोजन तो हवा में है, वो प्लांट्स की रूट्स तक कैसे जाती है, ये एक बैक्टीरिया की वजह से प्लांट्स की रूट तक जाती है.
ऑक्सीजन दूसरी बड़ी प्लेंटीफुल गैस है, आपने जैसे देखा 21% ऑक्सीजन है एयर में। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। तो जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेते हैं। अगर हम, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम प्लांट्स को कट करते हैं तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना कम हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन के कंटेंट को बढ़ाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अनदर इम्पोर्टेंट गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपने देखा कि बहुत कम है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। Amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. है ना। जितना इंसान और जानवर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं, उतना ही यूज कर लिया जाता है किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा। इस तरह से एक परफेक्ट बैलेंस हमारे धरती पर बनता है ना। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, है ना। तो फ्यूल्स के बर्न करने से हमारा एटमॉस्फेयर का ये बैलेंस जो था, परफेक्ट बैलेंस, ये बिगड़ चुका है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कोल का यूज़ करना शुरू कर दिया, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती गई है। They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. Weather क्या होता है, climate क्या होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। So these are the news about global warming, है ना। तो न्यूज़ काफ़ी ये हॉट टॉपिक रहा है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं अर्थ पे। Now we will see the structure of the atmosphere. हमारे एटमॉस्फेयर का कैसा स्ट्रक्चर है? Dear students, we have 5 layers. हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को 5 layers में डिवाइड करते हैं। वो 5 layers कौन सी हैं? फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड इज मेसोस्फियर, फोर्थ इज थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ इज एक्सोस्फियर। लेट अस रीड them one by one. ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर कहाँ तक फैली हुई है? 13 किलोमीटर तक। देखो, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। अगर हम अपनी अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ, है ना, स्पेस की तरफ 10 किलोमीटर ऊपर तक जाए तो ट्रोपोस्फियर है। एवरेज 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर में पहाड़ हैं, बादल होते हैं। यहाँ पे जो भी बादल होते हैं इसी लेयर में होते हैं, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर कितनी किलोमीटर है? 13 किलोमीटर तक है ऐसे, लेकिन एवरेज 10 किलोमीटर तक है। जो हवा हम ब्रीथ करते हैं वो इसी लेयर के बीच है ना। रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म सब इसी लेयर में होते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आती है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर यहाँ देख रहे हैं 10 किलोमीटर से लेके ऑलमोस्ट 46-47 किलोमीटर तक, है ना। तो इस लेयर को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तो यहाँ पे एरोप्लेन उड़ते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। एरोप्लेन इसी लेयर में उड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर बादल वगैरह कम होते हैं और एरोप्लेन आसानी से उड़ सकते हैं। Let us read this in detail. It extends to a height of 50 km. This layer is almost free from clouds and associated weather phenomena. है ना, यहाँ पे कोई weather phenomena नहीं होता, कोई बादल नहीं होते। यहाँ पे one important feature of this stratosphere is that it contains ozone gas. Ozone gas कौन सी लेयर में होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में ही होती है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ओजोन गैस हमें किससे बचाती है? हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, है ना। तो अगर सीधी सन रेज हमारी धरती पर पहुंचती तो हम सभी नहीं बच पाते उसके हार्मफुल इफेक्ट से, लेकिन ओजोन गैस से गुजर कर इन सन रेज को धरती पर आना होता है, इसीलिए ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। स्टूडेंट्स, थर्ड लेयर है मेसोस्फियर। ये स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर लाई करती है और ये 80 किलोमीटर तक होती है। मीटराइट्स यानी जो भी स्टार्स जो घिरते हैं
एटमॉस्फेयर, सॉरी, जो भी स्पेस में स्टार्स होते हैं, वो आप देखते हो कि स्टार्स टूट कर गिर रहे होते हैं, कभी कभी आप रात को देखते भी हैं, तो वो बर्न अप हो जाते हैं, जल जाते हैं इसी लेयर में, है ना, मेसोस्फेयर में वो जल जाते हैं, और इस तरह से धरती पर वो नहीं पहुंच पाते। अगर इतने बड़े बड़े स्टार्स जो भी कभी कभी धरती से भी बड़े होते हैं, वो धरती पर गिरें तो हम धरती हमारी नहीं बचेगी और हम नहीं बच पाएंगे। और ये मेसोस्फीयर इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। अप टू 80 किलोमीटर तक है ये, देख रहे हैं, ये मेसोस्फीयर है ना। इसके ऊपर की लेयर आती है थर्मोस्फीयर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हर लेयर के बाद एक पॉज आ रहा है, यहाँ पे मेसोपॉज कहेंगे, नीचे स्ट्रैटोपॉज कहेंगे और उससे नीचे ट्रोपोपॉज कहेंगे। पॉज यानी यहाँ तक एवरेज ये लेयर है ना, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है ना, ऐसे 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 हो सकती है ऊपर नीचे, लेकिन एवरेज कितनी है, एवरेज ये है जो जो यहाँ पे लाइन है, ट्रोपोपॉज। ओके, नेक्स्ट इज मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर वी हैव राइट। थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर से ऊपर वाली लेयर है। इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली, है ना। यहाँ पे 1 किलोमीटर भी ऊपर अगर टेम्परेचर जाएगा, ऊपर हाइट में जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, है ना। आइनोस्फीयर इसी लेयर का एक हिस्सा है। स्फीयर, आइनोस्फीयर मतलब ये भी एक लेयर है, लेकिन ये थर्मोस्फीयर में ही इंक्लूड हो जाती है। और ये लेयर कहाँ से कहाँ तक है, ये 80 से 400 किलोमीटर के बीच हमारी ये लेयर आ जाती है, ठीक है, थर्मोस्फीयर आ जाती है। नेक्स्ट इज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर सबसे ऊपर की लेयर, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। वेरी थिन एयर होती है इसमें, वेरी थिन एयर होती है, ठीक है। लाइट गैसेज जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, वो इसी लेयर में फ्लोट करती रहती है। स्टूडेंट्स, हमने स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ लिया। नाउ वी विल सी व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट। तो वेदर क्या होता है, रोज जैसे रोज की आज जैसे रेन होगी कि नहीं, है ना, बादल छाए हैं कि नहीं, है ना, ठंड है कि गर्मी है, वो एक तरह से वेदर कंडीशन में आ जाता है, यानी शॉर्ट टर्म फिनोमेना है वेदर। और क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टर्म फिनोमेना है। तो एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस जो होती है लॉन्गर पीरियड के लिए, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, क्लाइमेट क्या है और वेदर क्या है। वेदर क्या है, वेदर यहाँ पे से देखे यहाँ तक जैसे आप देख रहे हैं, वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, है ना, इट इज शॉर्ट टर्म फिनोमेना, इतना आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम देखो हमारे पास क्या क्या मेजर्स हैं, किस किस से हम मेजर करते हैं। विंड वेन की देखो, यहाँ पे हम विंड की डायरेक्शन को मेजर करते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ किस तरफ है, किस तरफ डायरेक्शन है विंड की, वो हम देख सकते हैं, है ना। रेन गॉज, कितनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रही है, वो हम मेज़र कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर आज कितना है, थर्मोमीटर की वजह से, बैरोमीटर से हम एयर प्रेशर को मेज़र करते हैं, एयर प्रेशर को मेज़र करते हैं, है ना। ये टेम्परेचर क्या होता है, यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन आपको पूछी जाए व्हाट इज टेम्परेचर, तो आप इधर से लिख सकते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर changes not only between day and night but also from season to season, summers or hotter than winters। आपको पता है कि हर सीजन में टेम्परेचर चेंज होता रहता है। नो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कमिंग इंसोलेशन, है ना। इंसोलेशन क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो धरती पर आती है ना। इनकमिंग सोलर रेडिएशन इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर, है ना। तो इसी वजह से हम समझ सकते हैं कि जो पोल्स हैं, यानी ऊपर धरती के बिल्कुल ऊपर देखते हैं हम, तो वहाँ पे बर्फ जमी रहती है ना, और इक्वेटर पे हम देखते हैं बहुत गर्मी है। तो ये इंसोलेशन का ही प्रभाव रहता है। नेक्स्ट वी विल सी एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है, एयर प्रेशर, व्हाट इज एयर प्रेशर।
एयर प्रेशर, आप सरप्राइज्ड होंगे कि हमारे ऊपर हवा का दबाव रहता है हमारी बॉडी पर, हम इसे फील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हवा ने हमें चारों ओर से प्रेशर डाला होता है हमारी बॉडी में, और एक बैलेंस हमें फील होता है, हमें वो प्रेशर नहीं फील होता। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एज वी गो अप the layer of the atmosphere, the pressure falls rapidly, है ना। जब हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स क्रॉस करते हैं तो प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है ना। तो द प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विथ हाइट। सी लेवल पे ज़्यादा एयर प्रेशर होता है, जबकि ये हाइट के साथ डिक्रीज होता जाता है। जैसे ही हाइट पे जाते जाते हैं हम, तो एयर प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे हम हाइट वाले एरिया में जाते हैं, पहाड़ों वाले एरिया में जाते हैं, तो इस तरह से प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज होता जा रहता है। और एयर आपको पता है कि मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज की तरफ जाती है। नाउ वी विल सी विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। दिस इज डेफिनेशन ऑफ विंड। लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया की तरफ विंड का जाना, उसे हम विंड कहते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स। आप देखते हैं कि पेड़ लहरा रहे होते हैं, पत्ते हिल रहे होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि विंड ब्लो कर रही है ना। तो स्मोक, फाइन डस्ट, इसको कैसे विंड अपने साथ उड़ा रही होती है। एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इज डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट इज नॉट इजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे, है ना। तो अम्ब्रेला भी हम नहीं खोल सकते जब हवा चल रही होती है, साथ में बारिश पड़ रही होती है। इस तरह से आप और भी अलग अलग एग्जाम्पल सोच सकते हैं हवा के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये है अर्थ, है ना। और अर्थ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी एरियाज हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है ना। तो कौन सी हवा किस तरफ चलती है। सबसे पहले आती है, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ विंड्स हैं। सबसे पहले आती है परमानेंट विंड, इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं, वेस्टर्लाइज कहते हैं और ईस्टर्लाइज कहते हैं। ये आपको याद रखना है, कौन सी हवा को क्या क्या कहते हैं। ये पूरी साल हवा ये चलती रहती है। दूसरी आती है सीजनल विंड्स, ये डिफरेंट सीजन्स में ब्लो करती है। इसकी एग्जांपल है मानसून, जैसे मानसून जब आते हैं तो बारिश होती है। थर्ड इज लोकल विंड्स। अब लोकल विंड्स क्या है, ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया में ब्लो करती है। ये इनकी एग्जांपल है लैंड और सी ब्रीज। ओके। और जैसे आपने लू के बारे में सुना होगा, ये गर्म सी हवा होती है, बहुत गर्म होती है। ये साइक्लोन नेचर्स फ्यूरी, साइक्लोन की वजह से क्या क्या नुकसान होता है। अक्टूबर 1999 में 5 स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट्स थी बंगाल की, उनको हिट किया था, और कितना नुकसान होता है, कच्चा हाउसेस ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इससे। नाउ वी विल सी मॉइस्चर, है ना। मॉइस्चर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। मॉइस्चर आपको पता है कि वाटर इवेपोरेट्स होता रहता है जब भी हीट बढ़ती है ना। तो ये वाटर वेपर्स मॉइस्चर हवा में चला जाता है, और moisture in the air at any time is known as humidity. Now what is humidity? You can note from here. Okay. When the air is full of water vapor, we call it humidity, है ना। हम कहते हैं ना आज बहुत ह्यूमिडिटी है, तो वाटर वेपर का हवा में ज़्यादा होना ही ह्यूमिडिटी होता है। एयर गैस, जैसे एयर हवा होती जाती है, वाटर वेपर इंक्रीज होते जाते हैं हवा में, और हवा और ह्यूमिड होती जाती है। और आपको पता है कि जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो कपड़े भी टाइम लेते हैं सूखने के लिए, है ना। सो इस तरह से जब बारिश होती है, आपको पता है कि जो ड्रॉपलेट्स टू हैवी हो जाते हैं, ऊपर हवा उनको नहीं होल्ड कर सकती, तो प्रेसिपिटेशन यानी रेन होना शुरू हो जाती है, बारिश होना शुरू हो जाती है। तो जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड दैम। द moisture from their engines condenses. We see trail of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb, है ना। तो हमने जेट प्लेन्स देखा होगा कि किस तरह से वो जो छोड़ रहे होते हैं हवा अपने इंजन से, तो उसमें मॉइस्चर होता है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन जो भी ऊपर से लिक्विड फॉर्म में नीचे आती है, जब आपको पता है कि ऊपर जाकर गर्म हवा ठंडी हो जाती है, वाटर होल्ड नहीं कर पाती, तो वो बारिश होती है, उसको हम प्रेसिपिटेशन को ही हम रेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता कम होता रहता है, बढ़ता है तो सिर्फ रेन वाटर की ही वजह से होता है। तो यही रीज़न क्या है कि हमें वाटर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि रेन होगी तो ही बारिश हमें पानी मिलेगा। हमें ट्रीज़ को भी कट नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ट्रीज़ की वजह से ही बारिश आती है और फ्लड जैसी समस्याएं भी इसी वजह से हो रही हैं कि हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक। आप देख रहे हैं सबसे पहले आ रही है साइक्लोनिक रेनफॉल, है ना। साइक्लोनिक रेनफॉल ये चक्रवात की वजह से होता है। हवा किस पर्टिकुलर समुद्र से जैसे हवा आ गई और आपके ना अपनी कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट्स में साइक्लोनिक रेनफॉल ही होती है, जैसे अपर जम्मू कश्मीर में अरबियन सी से साइक्लोन्स आते हैं और वहाँ पे बारिश करते हैं। मॉइस्ट एयर जैसे ही ओरोग्राफिक रेनफॉल किसको कहते हैं, जैसे रिलीफ फीचर कोई आ गया, पहाड़ आ गई तो हवा उससे टकरा कर बारिश कर देती है, ये ओरोग्राफिक रेनफॉल हो गया। और कन्वेक्शनल रेनफॉल जब गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, वार्म एयर दैन कूल व्हेन दे कूल एंड इट रेन्स, है ना, तो उसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। So rainfall is very important for survival of plants and animals. It brings fresh air to the earth's surface. जैसा हम सब जानते हैं कि फ्रेश वाटर जो हमें मिलता है रेन वाटर की वजह से ही मिलता है। अगर रेनफॉल कम होगी, वाटर स्कैर्सिटी होगी, ड्राट्स होंगे। ऑन द अदर हैंड अगर ज़्यादा बारिश होगी जहाँ प्लांट्स नहीं होंगे तो फ्लड्स आएंगे। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर आपको डिटेल में फिर से पढ़ना है आप एनसीईआरटी को स्टडी कर सकते हो डिटेल में। ये सारे क्वेश्चन हैं आपको करने हैं, शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, ऑब्जेक्टिव टाइप हो, ट्रू फॉल्स हो, मैच द फॉलोइंग, यू हैव टू डू इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।